हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है क्लास 9th वाली, उसका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमने अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम आए हैं चैप्टर 4 पे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर, जो परमाणु होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम को हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं ना। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है? मैटर मिलके बना हुआ होता है एटम्स और मोलिक्यूल्स से। मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स भी हमने देखे थे, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम। ये क्या कह रहा है? जो अलग अलग मैटर होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो इनके एटम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये कोई मैटर है, ये अलग तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है, ये अलग तरीके के एटम से मिलके बना हुआ होता है। तो एटम्स अलग अलग होते हैं तो वो मैटर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है? व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। जो ये एटम है एक एलिमेंट के, ये दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे अलग होते हैं? सेकेंड है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। क्या जो ये एटम है, हमने पढ़ा है एटम क्या होता है? इंडिविजिबल होता है, मतलब इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसमें बताया था? जो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी इसका पोस्टुलेट था ये। जैसे कि डाल्टन ने बताया है एटम्स क्या है? इंडिविजिबल। और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम्स। अब ये कह रहा है कि जो एटम है क्या उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर उसके अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। हम सीखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में और जो अलग अलग मॉडल्स दिए हैं इन पार्टिकल्स को एटम के अंदर कैसे अरेंज किया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. 19th century के एंड तक जो साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज था वो क्या था कि एटम के स्ट्रक्चर को रिवील करना, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी एक्सप्लेन करना। और इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके रिजल्ट्स पे ये बताया गया कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. जो फर्स्ट इंडिकेशन थी जो क्या बताती थी कि एटम्स क्या है? डिविजिबल है, मतलब इंडिविजिबल नहीं है। उसका मतलब क्या है? डिविजिबल है, मतलब एटम्स को और तोड़ा जा सकता है। और ये कहाँ से पता चला? ये पता चला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, और वो कंडीशन जिसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है अलग अलग सब्सटेंस से। देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, comb dry hair, does the comb then attract small pieces of paper? जब हमारे बाल सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, तो जब हम कोम से रब करते हैं बालों को, जब कोम्बिंग करते हैं उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पेपर के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वो कोम उन पीसेज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। या फिर जब एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया जाता है और रोड को फिर नजदीक लाया जाता है इन्फ्लेटेड बैलून्स में, तो क्या होता है? तो ये कुछ एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलता है कि जो अगर जैसे कोम का हम एग्जांपल ले, जब कंघे को हम बालों से रब करते हैं तो कंघा क्या करता है, कोम क्या करता है,
जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर के उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फोम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन हमें पता है जो फोम है वो तो एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो चार्ज पार्टिकल कहाँ से आए? तो हम इन एक्टिविटीज से क्या सीखते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रगड़ा जाता है, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? और ये चार्ज कहाँ से आता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया गया, ये बताया गया इस क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए कि जो एटम है वो डिविजिबल है और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. एक एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब ये नहीं है सिर्फ एक ही साइंटिस्ट ने रिवील किया है, एक ही साइंटिस्ट ने बताया है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थियरी दी थी, जिनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ वो सक्सीड हुई थी। तो वो क्या अलग अलग थियरी थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle. अब 1900 तक क्या पता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन कम से कम एक सबएटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे.जे. थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया गया एटम के अंदर वो किसके द्वारा किया गया? जे.जे. थॉमसन के द्वारा। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. अब क्या था, जो गोल्डस्टेन थे उन्होंने 1886 में डिस्कवर्ड किया था न्यू रेडिएशंस की प्रेजेंस को एक गैस डिस्चार्ज में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या मिली, उन्हें कुछ नई रेडिएशंस मिली और उन नई रेडिएशंस को उन्होंने क्या बुलाया? कनाल रेज बुलाया। और ये जो रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी इन्होंने दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। द सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ये नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला था इसका मैग्नीट्यूड तो सेम था जो कि इलेक्ट्रॉन का था, बट साइन अपोजिट था इलेक्ट्रॉन से। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा था। इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और इसको क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। In general, an electron is represented by E negative and proton is as P positive. The mass of the proton is taken as 1 unit and its charge as +1. अब जो मास है प्रोटॉन का उसको हम 1 यूनिट लेते हैं और जो चार्ज है उसको +1। मतलब चार्ज को क्या मानते हैं? प्रोटॉन के चार्ज को हम क्या लेते हैं? +1 और इलेक्ट्रॉन का क्या? -1. Mass of electron is considered to be negligible and its charge is -1. जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, ना के बराबर होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना होता है। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1। अब क्या पता चला कि जो एटम है, अब ये समझा गया जो एटम है वो बना हुआ है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। मतलब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी तक न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं आया था। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, और ये अपने चार्जेस को बैलेंस करता है। मतलब अगर +5 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर +5 प्रोटॉन है किसी एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे -5, और ये चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, और एटम क्या होगा?
न्यूट्रल होगा। और ये भी अपीयर्ड हुआ, ये भी पता चला कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के इंटीरियर में प्रेजेंट है, मतलब एटम के अंदर वाले हिस्से में, बिल्कुल एटम के अंदर वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। फोर वेयर इलेक्ट्रॉन कुड इजीली बी रिमूव बट नॉट प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है इजीली रिमूव किए जा सकते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं किए जा सकते। अब एक बड़ा क्वेश्चन क्या था, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म, जो ये पार्टिकल्स है एटम्स के, ये कैसा एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके का ये स्ट्रक्चर एटम को देते हैं। इनके आंसर्स हम नीचे पता चलेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है चैप्टर 3 में, जो क्या बताती है कि एटम इंडिविजिबल था और इनडिस्ट्रक्टिबल था, मतलब ना तो इसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना इसको डिवाइड किया जा सकता है। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी एक साइंस में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई, लेकिन उस डाल्टन थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसमें से एक क्या था कि जो एटम को ये बताया था कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चला, तो जो ये पोस्टुलेट्स था ये फेल हो गया कि इलेक्ट्रॉन इंडिविजिबल है। यहाँ से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. अब ये तो पता चल गया कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन वो किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज्ड है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, इस चीज का अभी पता नहीं था और इसी के बारे में पता लगाया जा रहा था साइंटिस्ट के द्वारा। For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. और इसी एटम के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मॉडल प्रपोज करने वाले। तो चलो देखते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन ने क्या बताया अपने मॉडल में कि जो ये एटम का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है जो क्रिसमस पुडिंग होता है उसके। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। अब ये क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है एक पहले तो एक स्फीयर है और स्फीयर कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब इसमें जो पूरा, जैसे हम हलवे का एग्जांपल लेते हैं, हलवा बनाते हैं तो हलवा जो पूरा होता है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के अंदर जैसे हलवे के अंदर हम काजू किशमिश वगैरह डालते हैं ना, तो ये जो करंट्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एटम क्या है, स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है जिसमें जो ये पूरा बेस है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन से। या हम वाटरमेलन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वाटरमेलन में क्या है, जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का, जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें जो बीज होते हैं, जो उसमें बीज स्टर्डेड होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर होते हैं, उनको क्या माना गया है, उनको इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो ये दो एग्जांपल थे। एक एग्जांपल जैसे हलवा होता है, हलवे में जो पूरा हलवा है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स गिरे हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है। या फिर वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो रेड एडिबल पार्ट है वो आपका प्रोटॉन है और उसमें जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज। तो थॉमसन ने क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट।
जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, धसे हुए हैं. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसलिए एटम क्या है, पूरा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब क्या है, जो थॉम्सन मॉडल था उसने एक्सप्लेन किया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो. अब जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके जो रिजल्ट्स आए थे वो इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे. हम नीचे देखेंगे, जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. इसमें क्या बताया गया है, जो रदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एटम में कैसे अरेंज्ड है. रदरफोर्ड ने डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए. उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. अब उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली. उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होती है वो बहुत ही थिन होती है और किसी भी एलिमेंट की फॉइल इतनी थिन नहीं हो सकती जितनी गोल्ड की होती है. अब गोल्ड की जो थिन फॉइल है उससे उन्होंने स्ट्राइक करवाए अल्फा पार्टिकल्स. तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल सिलेक्ट की, क्योंकि वो एक थिन लेयर चाहता था. जो गोल्ड फॉइल थी वो कितने एटम्स के थे, उसमें लगभग 1000 एटम्स थे, मतलब 1000 एटम्स के आसपास उसमें थे. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम आयंस होते हैं. डबली चार्ज मतलब हीलियम आयन पे कितना चार्ज होता है, 2+ होता है, तो ये क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन. और इनका मास कितना होता है, 4u. हीलियम का मास कितना होता है, 4u. Fast moving alpha particle have a considerable amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by the some atomic particles in the gold atom. अब हमें पता है जो गोल्ड फॉइल हमने ली है उसमें एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं. अब हमें क्या लग रहा था, जो अल्फा पार्टिकल्स जब यहाँ आएंगे इन एटम से टकराएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, अब इनसे टकराए और हल्के से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन इनमें देखने को मिला. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था. अब क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स वो मच हैवियर देन द प्रोटॉन. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. उन्होंने क्या बताया, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन से हैवियर है, तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. देखो जैसे ये दिखाए गए, जो ये एटम्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, जो एटम्स आप देख रहे हैं ये क्या है, थिन गोल्ड फॉइल. अब इसमें से जो ये रेज आ रही है ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स. जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड. जैसे अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, ये ऐसे जाएंगे, जब इनके एटम से टकराएंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन से हैवी है और हमें पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास नहीं होता, प्रोटॉन का मास होता है, लेकिन प्रोटॉन के मास से ये हैवी है तो इनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिले. अब इसकी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं. एक्सपेक्टेशन हमने देख ली, अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. अब क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, जो गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के. एक पॉइंट ये नोट किया. सेकंड क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound. अब क्या था, एक क्या हुआ, जो 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसे देखने को मिला जो रिबाउंड हो गया. मतलब
जब ऐसे सीधा गया कोई पार्टिकल, वापस 180 डिग्री एंगल से वो मुड़ के उसी डायरेक्शन में आ गए। In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. अब ये क्या कह रहा है, जो रदरफोर्ड ने क्या कहा, जो ये रिजल्ट था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो इस तरीके की हमें मिलेगी। अब जो ये ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड को मिली थी उनसे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। हमने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए थे एटम्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर स्पेस है तभी तो कोई चीज सीधे निकल जाएगी। अगर यहाँ कुछ होगा, ये टकराई तो वापस जाएगी, अगर कुछ किसी चीज से टकराएगी ही नहीं तो ये क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब जो एटम्स के अंदर बहुत सारा स्पेस है, खाली स्पेस है। सेकंड क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। हमने ये देखा, देखो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव ही है ना, हीलियम का चार्ज कितना है 2+ है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो रिपेल करेगा। लेकिन हमने देखा जो रिपल्शन था वो थोड़ा बहुत ही था, कुछ ही पार्टिकल्स में था। तो इसका मतलब क्या है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज है एटम का वो थोड़ी सी जगह में है, पूरे एटम में नहीं फैला हुआ। पूरे एटम में फैला होता तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते ना, लेकिन बहुत कम ने डिफ्लेक्शन शो किया है। इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर वो थोड़ी बहुत जगह में ही है, पूरा नहीं फैला हुआ। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ द गोल्ड एटम वर concentrated in a very small volume within the atom. अब ये क्या बता रहे हैं, जो 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही डेंस मास यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पता है हीलियम जो 2+ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, हीलियम आयंस जो थे, हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल वो क्या है, प्रोटॉन से हैवी है, लेकिन फिर भी 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मतलब किसी जगह जो मास प्रेजेंट है वो हाईली डेंस मास। तो इस डाटा से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बहुत ही छोटे से स्पेस में प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जो ये न्यूक्लियस है ये 10⁵ टाइम्स छोटा है देन द रेडियस ऑफ द एटम, एटम की रेडियस से। मतलब अगर एटम इतना है तो ये न्यूक्लियस कितना है, इतना सा है। अगर हम कोई एग्जांपल से समझे, जैसे हम बॉल से, जो क्रिकेट हम खेलते हैं उसकी जो बॉल होती है उसको मान ले हम न्यूक्लियस। अब उससे 5 किलोमीटर दूर, कितना, 5 किलोमीटर दूर, जब हम कोई 5 किलोमीटर दूर एक सर्कल बना देते हैं, 5 किलोमीटर रेडियस का एक जब सर्कल बनाते हैं तो ये क्या हो गया, ये एटम हो गया, और जो ये छोटी सी बॉल थी ये क्या होगी, न्यूक्लियस होगी। मतलब जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कम स्पेस में आता है और जो एटम की रेडियस से कितना छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स छोटा है। तो इन जो एक्सपेरिमेंट किया था इनके बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था उसके कौन कौन से फीचर्स थे वो हम देख लेते हैं। There is a positively charged center in an atom called the nucleus. जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो पूरा एटम का मास है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं
न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। अब ड्रॉबैक्स या फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, देखो जो भी मॉडल्स दिए थे उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स के क्या थे, ये रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इन्होंने रदरफोर्ड ने जो बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जब ये चक्कर लगाते हैं तो ये क्या है, आप एक्सेलरेट करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन के दौरान ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेंगे। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट करने के दौरान वो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये एनर्जी लॉस करता जाएगा, लूज करता जाएगा, तो ये क्या है, धीरे धीरे ये ऐसे इसका साइज कम होता जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा तो क्या होगा, पूरा एटम मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा और एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और मैटर क्या, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और मैटर जैसा जिस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जो एटम्स होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी छोड़ते जाएंगे और एनर्जी जैसे जैसे छोड़ती जाएगी तो इनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो एटम होगा वो अनस्टेबल होगा। एटम अनस्टेबल मतलब मैटर उस जिस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या है, ये प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स को के इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड है या रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहे, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया था, फेल हो गया था।